फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए घटना चक्र से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो आपके भारतीय इतिहास के से लिया गया है। भारतीय इतिहास में आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिस टॉपिक का नाम आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता क्या थी, उसकी संस्कृति क्या थी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी क्लासें आपकी मैं घटना चक्र से ही लेकर के आता हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। क्लास को शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा कि कैसी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं सिंधु संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जो आपकी सिंधु सभ्यता थी उसके 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाही ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोवरी जिले वर्तमान शाहीवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो स्थित लारकाना जिले में स्थित है। आगे देखते हैं पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के कहाँ है? बाएं तट पे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। वो एक जॉन मार्शल जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता को क्या कहा? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। आगे देखते हैं रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। कितनी? 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता क्या रही? विकास पराकाष्ठा रही। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। जो आपकी मिस्रकालीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। आइए देखते हैं। जॉन मार्शल ने इसकी 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक की है। अर्नेस्ट मैके ने इसकी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की है। माधवराव शिरोबर्ष ने इसकी 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की है। C.J. गेंड ने इसकी 2350 से 1750 ईसा पूर्व की थी है। मॉर्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की है। आगे देखते हैं। और फेयर सर्विस ने इसकी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आपका, जो सिंधु सभ्यता के बारे में बताता है। काफ़ी यहाँ से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे देखते हैं। अभी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, भारत में पंजाब में मिला है, गुजरात में मिला है, राजस्थान में मिला है, हरियाणा में मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिला है। पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में भी पाए जाते हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकानगेंडोर है। कौन सा? सुतकानगेंडोर, जिसे बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद, महाराष्ट्र में है। कौन सा? पूर्वी पुरास्थल कहाँ है आपका? आलमगीरपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर है। दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद यानी महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो संख्या थी कैसी थी? मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां मिलती। कौन कौन से?
प्रोटोस्टेलॉइड जिसे कागेशियन कहते हैं, दूसरी भूमध्यसागरीय, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलॉइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्यसागरीय थे और मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी कैसे थे? भूमध्यसागरीय थे। सिंध सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। आइए देखते हैं, विचार देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप सिंध से आर्य थे। कौन थे? गॉड चाइल्ड एवं व्हीलर सुमेरियन जी थे और राखाड़ा दास बनर्जी द्रविड़ थे। ये विद्वान है आपके, ये सिद्ध सभ्यता के निर्माता है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, गॉड चाइल्ड एवं व्हीलर सुमेरियन और राखाड़ा दास बनर्जी द्रविड़ थे। आइए देखते हैं आगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों के वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो हैं, धोलावीरा और समकालीन बड़ी बस्तियां। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में ई चॉसमैसन ने दी थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रीत साहिवाल जिले में रावी नदी के दाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। आगे देखते हैं। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए थे। पूर्वी टीलों को क्या कहते थे? पूर्वी टीलों को नगर टीला तथा पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया था। आगे देखते हैं। यहाँ पर 6 कक्षों की 2 पंक्तियों से निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्नागार कहाँ मिले हैं आपके? मौजूद। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया है और एक कब्रिस्तान स्थित है कहाँ? हड़प्पा में, जिसको R37 नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं और नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर के माउंट AB की संज्ञा दी गई। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन बना मछुआरे का चित्र मिला है और क्या मिला है? शंख का बना बेल मिला है और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। तो उर्वरता की देवी किस माना गया? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है। पीतल का बना एक इक्का मिला है। क्या मिला है? पीतल का बना एक इक्का मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। गेहूँ तथा जौ के दोनों अवशेष प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मतकों का टीला। सिंधी भाषा में बताया गया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखाड़ा दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखाड़ा दास बनर्जी ने की थी। कहाँ? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है और इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की जो लंबाई है 11.8 मीटर है। कितनी है? इसमें मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई कितनी है? 11.8 मीटर है। चौड़ाई 7.0 मीटर है और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और मार्शल ने इसे क्या नाम दिया? एक तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल अन्नागार है। क्या है? विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार के एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। क्या मिले? अवशेष मिले। संभवतः यह, आगे देखते हैं, संभवतः यह पुरोहितावास तथा
पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क कितनी थी? 9.15 मीटर चौड़ी थी तथा जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर के अनेक वृत्ताकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने के कारण ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। और सड़कों के एक दूसरे के समकोण काटने को क्या कहा गया है? यहाँ पे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग किले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित जो दुर्ग हैं उन्हें क्या कहते हैं? दुर्ग टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में जैसे कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी और क्या मिला है? अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत के एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बहुत कुछ मिला है आपके यहाँ से। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में स्थित चौहंदोड़ो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक चौहंदोड़ो जगह पड़ती है। चौहंदोड़ो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1935 में इसका उत्खनन मेके ने किया था। और किसने किया था? चौहंदोड़ो की खोज उत्खनन किसने किया? मेके ने किया था। यह सिंधु संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत से भी झूकर और झांकर संस्कृत कहते हैं के अवशेष मिले। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। आगे देखते हैं, मेके को यहाँ से मनक्का बनाने का कारखाना, कौन सा? मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्ठी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी प्राप्त हुए हैं, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधनों प्रयुक्त लिपस्टिक आदि मिली है। चौहंदोड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। तो चौहंदोड़ो क्या है? एकमात्र पुरास्थल जहाँ जिससे क्या मिला? वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला क्योंकि वृत्ताकार ईंटें यहीं से मिली हैं। आगे देखते हैं, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S. राव ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, यहाँ पे काफ़ी पूछी गई है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा और शील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? फारस की मुद्रा, शील और पक्के रंग के रंगे हुए पात्र मिले हैं। आगे देखते हैं, लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर थे। क्या थे? लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड जिसे कहते हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे धान यानी कि चावल, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहर मिली है, घोड़े की लघु मूर्ति मिली है, 3 युगल समाधियाँ मिली है। आगे देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। क्या मिले हैं? जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी और यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के भवन पक्के ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे।
पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियाँ, कुआं एवं स्नानागार बनाने में किया जा गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं। और क्या क्या मिला है कालीबंगा से आए मिले हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से क्या मिले? 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। भूकंप का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा प्रथम से मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं। इसके बने कच्ची ईंटे के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं में पंक्ति में बनी थी। यहाँ से शेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहरे व मदभांड के टुकड़े मिले थे। आगे देखते हैं। धोलावीरा। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका धोलावीरा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 और 68 में इसकी खोज जे.पी. जोशी ने की थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जे.पी. जोशी ने की थी। वर्ष 1990 और 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया। आगे देखते हैं। यह नगर आयताकार बना था। जो धोलावीरा नगर कैसा था? आयताकार था। इस नगर को 3 भागों यानी कि किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला। और धोलावीरा से क्या मिला? एक विशाल जलाशय मिला है। आगे देखते हैं। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। और धोलावीरा के लोग कैसे थे? यहाँ के जो निवासी थे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से क्या थे? परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का क्या मिला? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। आगे देखते हैं सुरकोटडा के बारे में। किसके? सुरकोटडा के बारे में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भी अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दुर्गीकृत भागों में गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान के कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपके सुरकोटडा से मिले हैं। आगे देखते हैं देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। देमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। ये सभी घटना चक्र से आपकी क्लासें ली गई हैं भारतीय इतिहास का। आगे देखते हैं। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर से प्रवरा नदी के स्थित है। आगे देखते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मध्यभांड मिले हैं। सिंधु लिपि की एक मुहर मिली है। तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। और इस स्थल की खोज किसने की थी? 1969 में सूरज भान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा क्या था? सैंधव स्थल है। कौन सा? राखीगढ़ी। आगे देखते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के दाएं तट पर क्या है? स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बी लाल ने की थी तथा वर्ष 1953 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मध्यभांड मिले हैं। शेल खड़ी की मुहर मिली है। चर्ट के बटखरे मिले हैं। एक छुरा मिला है। तांबे के वड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों का दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है यहाँ से? रोपड़ से
मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आज की पहली क्लास आपकी सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की पहली क्लास यहाँ से समाप्त होती है और भारत के इतिहास की सभी क्लासें ली गई आपकी और घटना चक्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके यूपीएससी यूपीपीएससी और के लिए। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस। जय हिंद।